नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण और भारतीय चिंतन और भारत में पर्यावरण को लेकर के जो बातें चल रही हैं, इससे जुड़ी कुछ कथाएं आपको हम सुनाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग कहीं पौधा लगा रहे हैं और कहीं कहीं जल संरक्षण की भी बातें हो रही हैं, वेबिनार हो रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग पर्यावरण को लेकर के चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण को लेकर के सब कोई, जितने जो जनमानस हैं, वो सचेत हो जाएं, उनके व्यवहार में बदलाव आए। पर्यावरण को लेकर के आपातकाल से जुड़ा हुआ एक मामला है। वैसे तो आपातकाल देश में 1974 में लगाया गया था और आपातकाल का नाम लेते ही जो उस कालखंड में जो लोग थे, उनके चेहरे पर एक अजीब तरह का घृणा या दहशत का भाव आ जाता है, क्योंकि आपातकाल जो है वो लोकतंत्र के लिए अशुभ था। और उस समय में जितने जो हमारे अधिकार थे, संविधान द्वारा दिए गए जो मौलिक अधिकार थे, उस सारे अधिकार का छीन लिए गए थे। और इस प्रकार से और बहुत सारे लोग जब इसका विरोध कर रहे थे तो लोग जेल में थे। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सिलसिला 1972 में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा विचार किया कि जो विकास की जो रीति नीति हो गई है, विकास की जो शैली हो गई है, उसमें कहीं न कहीं जो पर्यावरण है, जो वन है, जो जल संरक्षण है, वो बहुत ज़्यादा उसके समक्ष संकट आ रहा है। और यह संकट संपूर्ण मानव समाज को, मानव जाति को संकट में ला सकता है। इस प्रकार की जब चिंता आई तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने का एक निर्णय लिया गया वैश्विक स्तर पर। और 1972 के बाद में इसको लेकर के पूरे विश्व स्तर पर एक माहौल बनाया गया था, एक बौद्धिक और मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाया गया था। उसी समय संजय गांधी इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संजय गांधी की जो शैली थी वो बिल्कुल हिटलर की तरह की शैली थी, मतलब उनके मुंह से जो निकल गया वो कानून जैसा होता था। संजय गांधी स्वयं को स्थापित करना चाहते थे भारत के अंदर में और भारत के बाहर भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। तो उसी प्रकार से संजय गांधी ने स्वयं को स्थापित करने के लिए दो मुद्दा अपने हाथों में लिया था। पहला था वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उसको नसबंदी के तौर पर उसको लोग डिफेम भी किए कि सामान्य जो लड़के हैं, लड़का है जिसकी शादी अभी हुई है, जिसका कोई संतान भी नहीं हुआ है, प्रेशर के कारण लोग वैसे लोगों की भी नसबंदी कर रहे थे। और दूसरा जो मामला उन्होंने उठाया उस समय में, जिसकी कभी भी कोई भी सराहना कर सकता है, वह है पौधारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान चलाना, ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और भारत में एक छवि, भारत की छवि पूरे विश्व के स्तर पर निखर करके सामने आए कि भारत जो है वो ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण से मित्रवत है। इस प्रकार का एक नई छवि बनाने का एक प्रयास करने के तहत संजय गांधी ने इस पर बहुत जोर दे करके और अपनी शैली से, जो तानाशाह की शैली थी, उसके आधार पर उन्होंने सभी जो सड़कें थीं उनके किनारे पौधारोपण, वृक्षारोपण कराया, जो बाद में 25-30 वर्षों के बाद में बड़े बड़े वृक्ष हो चुके थे। अब हम बात करते हैं कि संजय गांधी ने अभियान चलाया और उसके परिणाम भी उस समय में दिखे थे। एक अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी बताते हैं कि संजय गांधी के प्रयास के कारण जितनी जो सड़कें थीं, जो नई नई सड़कें बनी थीं, जिन पर वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते थे, सारे सड़कों पर वृक्ष दिखाई पड़ने लगे। नहर जैसे जो वीरान जो थे, उन नहरों पर वृक्ष दिखाई पड़ने लगे। इस प्रकार से संजय गांधी ने अपनी छवि बनाने के लिए ही जो अभियान जो चलाया था, वृक्षारोपण का अभियान, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए थे। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण को लेकर के भारत की दृष्टि क्या है। तो पर्यावरण को लेकर के भारत की दृष्टि यह है कि भारत के में जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको सम्मान देना, सबकी रक्षा करना और उसके साथ मानव का एक संबंध स्थापित होना। जैसे पीपल की जब हम बात करते हैं, जो 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देता है,
तो उस पीपल वृक्ष को हम लोगों ने विष्णु वृक्ष कह करके उसका सम्मान किया। उसी प्रकार से बरगद जो है, बरगद की बात हम करते हैं तो बरगद का पेड़ भी है, बहुत पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ऑक्सीजन देने से लेकर के पर्यावरण संरक्षण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो क्षीर वृक्ष हैं, क्षीर वृक्ष 5 क्षीर वृक्ष को बताया गया है, जिनके पत्तों को आप तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है। उसमें पीपल भी है, उसमें बरगद भी है, उसमें पाकड़ है, उसमें गूलर है और एक नीम है। नीम के ही पत्तों को, उसके बीज को आप, जो फल है, फल को आप तोड़ेंगे तो उससे दूध निकलता है, तो इन्हें क्षीर वृक्ष कहा गया है। जो भी वृक्ष हैं जिनके पत्तों को तोड़ने के बाद में दूध निकलते हैं उन्हें क्षीर वृक्ष कहा गया है। और इन सारे क्षीर वृक्षों को पूजनीय और जिनको काट आप नहीं सकते हैं, काटने पर आप पाप के अधिकारी होते हैं, ऐसा कह करके एक भारतीय जो लोग हैं उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार की बात बैठाई गई थी। अभी आप गांव में भी जाएंगे, अभी के समय में भी बहुत सारा बदलाव होने के बाद भी गांव के लोग कहते हैं कि जो पीपल वृक्ष है उसको हम नहीं काटेंगे। ऐसा आज भी लोगों के मन में बैठा हुआ है। लेकिन जब आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि जब हम बिल्कुल अपनी शासन व्यवस्था, अपने विकास के मॉडल के लिए पश्चिम की ओर देखने लगे, नदियों को बांधने लगे और कोई भी विकास का जो मॉडल था हमारे पास वो पश्चिम से लेकर के, उधार लेकर के, और हमने विकास की एक प्रक्रिया शुरू की भारत के अंदर में। उसमें 5 क्षीर वृक्षों की जो बात कही जाती है, इस प्रकार के वृक्षों के बारे में बहुत चिंता नहीं किया गया, बल्कि ऐसा एक अवधारणा बनाई गई कि जो हिंदू हैं, यहाँ के रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, ऐसे लोग वृक्षों की जो पूजा करते हैं वह अंधविश्वास है। वृक्षों की पूजा करने से किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और इसी दृष्टि से जब नई सरकार बनती है, जो पूरे के पूरे जो पर्यावरण का जो मॉडल पश्चिम से उधार लाते हैं, उसमें इन प्रकार के वृक्षों के बारे में बहुत चिंता नहीं की गई। इसीलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद यदि पर्यावरण रक्षा की बात भी की गई तो उसमें पीपल वृक्ष लगाना, बरगद का पेड़ लगाना, पाकड़, गुल्लर आदि का पेड़ लगाना, नीम के पेड़ लगाने की बात कहीं कहीं दिल्ली में दिखाई पड़ती है कि नीम का पेड़, एक वैज्ञानिक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि यदि दिल्ली को पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वस्थ रखना है तो नीम का वृक्ष लगाया जाए, तो उन्होंने अभियान चला करके नीम का वृक्ष लगा दिया। लेकिन पीपल और बरगद के बारे में, जो कि 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इस प्रकार के वृक्षों को लगाने का कोई अभियान यहाँ नहीं चला। अब जाकर के बहुत दिनों बाद जब लोग के ध्यान में आया कि बहुत तेज़ी से वृक्ष में पीपल वृक्ष, बरगद का पेड़ ये हटते चले जा रहे हैं, तब जाकर के लोगों ने, खास करके सरकार की ओर से उतना हो या नहीं हो, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, इस तरह के लोगों का प्रयास हो रहा है कि नदी के किनारे जो या खुले जगहों पर जहाँ की स्थान मिल रहा है वहाँ पीपल और बरगद के पेड़ लगाए जाएं। तो ये प्रयास अब धीरे धीरे जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं, उससे एक चेतना तो जागृत होती है, लोग सचेत हो रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। अभी के समय में पिछले 3-4 वर्षों का जो आंकड़ा निकाला जाए तो कहीं कहीं पर बहुत तेज़ी से सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, चौड़ीकरण की आवश्यकता भी है, सड़कों का निर्माण हुआ है, या बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया गया है। तो भवन, सड़क, ऐसे विद्यालय भवन, इस प्रकार के निर्माण कार्य को लेकर के बिहार के अंदर में जो अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, पिछले 3-4 वर्षों में 10 लाख से अधिक बड़े जो पीपल, बरगद, इस तरह के जो वृक्ष हैं उनको काट डाला गया। उनके जगह पर 30 लाख पौधे लगाए जाने चाहिए थे। लेकिन जब आप देखेंगे हकीकत में जा कर के कि पौधे लगाए गए या नहीं लगाए गए, तो आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं लगाए गए। मतलब पेड़ काट दिए गए, लेकिन उसके स्थान पर पौधारोपण नहीं कराया गया, वृक्षारोपण नहीं कराया गया। तो ये एक मुद्दा है कि एक तरफ हम विश्व पर्यावरण दिवस पर हम वृक्ष लगाने की बात करते हैं, जल स्रोतों को बचाने की बात करते हैं, जो नदियां जो मर रही हैं उन नदियों को बचाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं
कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ काट दिए गए, लेकिन उनके स्थान पर बिल्कुल तत्परता के साथ, बिल्कुल आवश्यक रूप में ले करके, अनुशासन के साथ, उसके साथ बल प्रयोग करके वृक्षों को लगाने की जो बात है वो नहीं कराई गई। तो इस अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी नदियां हैं वो इंक्रोचमेंट के शिकार हो गई। बिहार के अंदर में यदि आप देखेंगे तो वर्षा जल को समेट करके और भूमिगत जल को का स्तर मेंटेन करना, उसको पहले की तरह पूर्वत संतुलित रखने के लिए जो उपक्रम थे, आहर पैन की व्यवस्था थी। आहर मतलब ऐसा उपक्रम जो तालाब नहीं होता था, एक धनुषाकार मेढ़ से गांव या नगर के बाहर में जा कर के जो जल होते थे वर्षा के दिनों में, जो अतिरिक्त जल जो जिसको भूमि अपने अंदर में धारण नहीं कर सकती थी, तो उस जल का प्रवाह पैन के माध्यम से जा कर के उसको एकत्रित करते थे ताकि पूरे वर्ष वो पानी इकट्ठा रहे और भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल स्तर को मेंटेन करके रखे। ये जो व्यवस्था है, जिसको कहा जाता है कि मौर्यन पीरियड में भी ये व्यवस्था बहुत सटीक और सुदृढ़ व्यवस्था थी, जिसका चर्चा विष्णुगुप्त चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें हरोदकम सेतु के रूप में आया है। तो ये व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो गई और इनको फिर से पुनर्जीवित करने की बात नहीं हो पा रही है। तो ये सारी बातें हैं। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जो पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ नहीं लगाने के पीछे कारण था कि जो बाद के काल में सरकार जो आई थी, वैसा ये अंधविश्वास ही नहीं हम हो जाएं, इस दृष्टिकोण से पीपल और बरगद के पेड़ों को लगाने के अभियान को बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया गया। तो ये सारी बातें हैं जो कहने के लिए बातें हैं। आयोजन होते हैं, समारोह होते हैं, लेकिन आयोजन और समारोह मात्र से ही हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते जब तक कि हम जल स्रोतों को, वृक्षों को कटने से रोकने और कट जाने के बाद में उनके जगह पर उनकी संख्या से ज़्यादा, मतलब एक वृक्ष काटे तो 5 वृक्ष लगाएं, इस प्रकार के जो बाध्यता, कानूनी बाध्यता लागू नहीं करने में जब तक नहीं होगा तब तक ये पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है। और बिहार में हम जब देखते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है, हम पर्यावरण से संबंधित, हम वृक्ष की कटाई से संबंधित कानून हमारे यहाँ है, लेकिन वो कानून नख सिख दंत विहीन, एक बिल्कुल प्रभावहीन कानून के तौर पर हैं और तेज़ी से गाँवों में भी बगीचे समाप्त हो रहे हैं। अभी एक सर्वे आया था कि जिस गांव में पहले बगीचे से हरियाली रहती थी, सारे बगीचे काट दिए गए हैं, क्योंकि भूमि का बंटवारा होते होते लोग अब बगीचों को काट करके उस पर खेती करते हैं ताकि अन्न का उत्पादन कर सके, उनका भरण पोषण हो सके। तो यह भी एक समस्या है। तो ये सारी बातें जो हैं, और इसमें एक भ्रष्टाचार भी है कि वृक्ष लगाने के नाम पर लोग पैसा लेते हैं, पैसा का उपयोग नहीं करते हैं और वृक्ष लगाए नहीं जाते हैं। मनरेगा के माध्यम से कई प्रकार से ऐसी बातें हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को जो हकीकत हैं उनको देख करके और इसमें लगना पड़ेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।